जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 11 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर आए हैं। आज की शिफ्ट में करंट अफेयर, साइंस और जीके से कौन कौन से सवाल पूछे गए, उनका 100% रियल क्वेश्चन और सही जवाब आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर सवाल से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा था वह पूछा था 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपसे पूछा था 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का था वो राइट आंसर था। 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति परबोस सुबियांतो, इसके जो है मुख्य अतिथि थे। थीम क्या था इसका, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका थीम था। संविधान की बात, तो संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है कि 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो एमेनुअल मैक्रों थे जो कि फ्रांस के से थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था आपसे कि विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। सिंगापुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का मेजबान देश सिंगापुर था। यह पहली बार था जब सिंगापुर ने इस बड़े एक्वेटिक इवेंट मेजबानी की। इस चैंपियनशिप में तैराकी, ड्राइविंग, वाटर पोलो, आर्टिस्टिक स्विमिंग आदि शामिल हो। इसका जो आयोजन हुआ वह 11 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में हुआ। शुभांकर जो इसका था ओली था। शुभंकर जरूर ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न पूछा था मार्च 2025 में नीति आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया। आपसे पूछा है कि मार्च 2025 में नीति आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गाबा। राजीव गाबा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। राजीव गाबा पूर्व कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान समय में जो सीईओ हैं और BR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष जो है सुबन बेरी। और अध्यक्ष कौन होते, तो हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपके शिफ्ट में। अगला प्रश्न जो पूछा था इस शिफ्ट में वह पूछा था G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था। ये PYQ क्वेश्चन से है, इसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार G20 की मेजबानी की। मेजबान शहर था जोहान्सबर्ग, जो देश का सबसे बड़ा और आर्थिक केंद्र माना जाता है। बाकी बात करें G20 की, तो G20 की जो स्थापना हुई थी वह 1999 में हुई थी। G20 जो होता है 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ का समूह है। 2025 का होस्ट कंट्री था दक्षिण अफ्रीका, 2024 का होस्ट कंट्री था ब्राजील और 2023 का जो होस्ट कंट्री था भारत में नई दिल्ली में हुआ था। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो कि पूछा गया भी प्रश्न था। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछ रहे हैं, तो इन टॉपिक को जरूर कवर करके जाइए। आपसे पूछा था कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमोन बाइल्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिमोन बाइल्स यूएसए के एक महान जिम्नास्ट हैं। या लॉरियंस अवार्ड्स की 25वीं वर्षगांठ थी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आके पूछा था, अभी कल के शिफ्ट में पूछा था, परसों के शिफ्ट में। तो यह जो थे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मोंडो डुप्लांटिस को मिला, जो कि पोल वॉल्ट खिलाड़ी हैं। और टीम्स ऑफ द ईयर पुरस्कार यह भी पूछ चुका है, तो टीम्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जो रियल मैड्रिड को मिला, पर आने वाली शिफ्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न पूछा था UEFA चैंपियन
लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? आपसे पूछा कि यूईएफए चैंपियन लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस सेंट जर्मन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल मैच 31 मई 2025 को म्यूनिक जर्मनी में खेला गया। पीएसजी ने इंटर मिलान को 5-0 से आया। पीएसजी मतलब पेरिस सेंट जर्मन टीम। मैन ऑफ द मैच जो रहे डेसिरे डुए रहे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? आपसे पूछा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.881 लाख करोड़, यानी कि 6,81,210,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। या जो है पिछले वित्त वर्ष की तुलना लगभग 9.53% की वृद्धि है। रक्षा क्षेत्र हमेशा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। कितना रहा? तो 6.81 लाख करोड़ लगभग अप्रॉक्स रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता? आपसे पूछा था कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनु भाकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। मनु भाकर को 2024-25 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। यह सम्मान उनकी शूटिंग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण दिया गया। मनु भाकर युवाओं में सबसे लोकप्रिय और सफल महिला निशानेबाज में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नीसार NISAR मिशन की कुल अनुमानित लागत लगभग कितनी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,500 करोड़ रुपए, लगभग 1.5 बिलियन डॉलर। निसार का जो फुल फॉर्म है वो है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह अब तक का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह माना जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? आपसे पूछा कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा के सिघना उत्तर प्रदेश में। यह जो है पेरू स्थित संस्थान की एक शाखा। इसका उद्देश्य आलू की उन्नत किस्मों का शोध करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 12 अप्रैल 2025 को किस बैंक ने अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया? आपसे पूछा कि 12 अप्रैल 2025 को किस बैंक ने अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1894 को हुई थी, इसलिए 12 अप्रैल 2025 को यह अपना 131वां स्थापना दिवस मना रहा है। पीएनबी भारत का एक प्रमुख लोक सेवा बीमा बैंक है। इसकी स्थापना लाला हाउस लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था एसबीआई ने ग्राहकों को लखपति बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? आपसे पूछा है कि एसबीआई ने ग्राहकों को लखपति बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर घर लखपति योजना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हर घर लखपति योजना। इसमें जो है छोटी मासिक बचत के माध्यम से एक निश्चित समय में 1 लाख से अधिक जमा करने का लक्ष्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा है कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था, कामी रीता शेरपा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है नेपाल के पर्वतारोही हैं और एवरेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं। नेपाल में जो एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, या भी जानिएगा। और एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.84 मीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इस प्रश्न का है ऑप्शन सी, 59%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। भारत को 4% भूकंपीय 4 भूकंपीय जोन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में बांटा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण कब शुरू होगा। आपसे पूछा कि भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण कब शुरू होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 2026 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण होगा या भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य घरेलू आय, व्यय और जीवन स्तर पर विस्तृत विश्वसनीय डेटा एकत्र करना है। यह सर्वे फरवरी 2026 में शुरू होगा और देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को कवर करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु को कितनी भी दूरी पर रखें प्रतिबिंब हमेशा उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। आपसे पूछे कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु कितनी भी दूरी पर रखें प्रतिबिंब हमेशा उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी समतल दर्पण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है और दूरी, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी के, बिंब की दूरी के बराबर प्रतिबिंब की दूरी के। प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है मानव शरीर के कार्यों का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है। आपसे पूछा कि मानव शरीर के कार्यों का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र तेजी से संकेत भेजकर शरीर की तत्काल क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे सोच, चलना, प्रतिक्रिया देना, संवेदना। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन स्रावित करके धीमे और लंबे समय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, यौन विकास, तनाव प्रतिक्रिया, दोनों मिलकर शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। आपसे पूछा कि शरीर में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन। जो भी ऑप्शन में दिया होगा सही था, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन को जो है सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रखंड से स्रावित होता है, या शरीर की ऊंचाई, मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो है ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन रोग होता है, अधिकता से जाइटिज्म रोग होता है। ग्रोथ हार्मोन रात में अधिक स्रावित होता है, इसलिए नींद विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है। आपसे पूछा है कि सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धातुओं की घटती क्रियाशीलता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी धातुओं को सबसे अधिक क्रियाशील यानी कि कम क्रियाशील क्रम को दर्शाती है। शीर्ष पर वह धातु होते हैं जो अधिकतम सक्रिय होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम। नीचे सबसे निष्क्रिय कम क्रियाशील धातु होते हैं, जैसे सोना, चांदी। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा, तो पोटेशियम है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सोना है। सक्रियता श्रेणी को पद से पता चलता है कौन सी धातु किसको विस्थापित करेगी। पानी अम्ल के साथ अब क्रियाशीलता भी पता चलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन का उदाहरण है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कीटनाशक या DDT इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें जहरीले रासायनिक पदार्थ जैसे DDT खाद्य श्रृंखला में ऊपर आने पर अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। इसका प्रभाव शीर्ष उपभोक्ताओं जैसे मछलियां, पक्षी, मनुष्य पर सबसे अधिक होता है। यह पर्यावरण प्रदूषण की एक गंभीर समस्या है जो जल और मृदा में कीटनाशकों के प्रयोग से बढ़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि पूछा था बहुत ही सरल प्रश्न था। आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से
आपसे पूछा था कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। आपसे पूछा था कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम लोग जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हाफ एम बी स्क्वायर जो है गतिज ऊर्जा का सूत्र है। mgh जो है या पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। या भी ध्यान रखिए आगे वाले शिफ्टों में पूछ सकता है आपसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि क्षार धातु नहीं है। क्षार धातुएं आवर्त सारणी के समूह एक में पाई जाती हैं। लिथियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, रोबिडियम, ये सभी जो है क्षार धातु हैं। मैग्नीशियम जो है क्षार धातु नहीं है बल्कि क्षारीय धातु। मैग्नीशियम जो है क्षार धातु नहीं बल्कि क्षारीय मृत पृथ्वी धातु है, या जो है अल्काइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 में है। क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती हैं। क्षार धातुओं का समान ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। क्षारीय पृथ्वी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था जो है +2 है। क्षार धातुएं नरम होती हैं, चाकू से काटी जा सकती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कार्बन का कौन सा अपरूप षटकोणीय संरचना का होता है। आपसे पूछे कार्बन का कौन सा अपरूप जो है षटकोणीय संरचना का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट में कार्बन की परतें होती हैं जो षटकोणीय जाली बनाती हैं। हीरा चतुष्फलकीय होता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रदरफोर्ड के स्वरपत्र प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा है कि रदरफोर्ड के स्वरपत्र प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ विक्षेपित हुए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होती हैं, केवल कुछ अल्फा कण बड़े कोण से विवेचित हुए। नाभिक के अस्तित्व का परिणाम है। नाभिक बहुत छोटा लेकिन अतिरिक्त सघन और धनाभिषिक्त होता है। इसमें नाभिकीय मॉडल का जन्म हुआ इससे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोकस से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तल दर्पण में किरणें विक्षेपित होती हैं। परावर्तन के बाद यह किरणें पीछे की ओर बढ़ाई गई रेखाओं के फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस आभासी माना जाता है। उत्तल दर्पण को ड्राइविंग मिरर या साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह विस्तृत दृश्य हो देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पत्थर CaCO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है जिसमें बुझा हुआ चूना बनाया जा सके, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CaO यानी कि क्विक लाइम, चूना पत्थर जिसे बोलते हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर या विकसित होकर क्विक लाइम यानी कि CaO और CO2 बनाता है। क्या बनाता है, तो या चूना पत्थर जो है गर्म करने पर या विघटित होकर क्विक लाइम और CO2 बनाता है। क्विक लाइम में पानी मिलाने पर बुझा हुआ चूना बनता है। या प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है यानी कि उष्मा निकलता है, यानी इसमें उष्मा निकलती है। स्लैक्ट लाइम का उपयोग सफेदी और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान होता है। आपसे पूछा कि अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल पानी में यश धन आयन जबकि क्षार जो है ऋण आयन देते हैं, इसी वजह से दोनों बिजली का चालन कर पाते हैं। अम्ल और क्षार दोनों इलेक्ट्रोसाइटिस होते हैं, इसलिए इनके जलीय विलयन में आयन मौजूद रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एक बंदूक और गोली पर प्रतिक्रिया बल समान होती है फिर भी बंदूक कम विस्थापित क्यों होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल होता है। गोली और बंदूक पर बल समान होता है लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। संवेग संरक्षण नियम से m1v1 बराबर m2v2 यानी कि भारी बंदूक का वेग बहुत कम होता है। गोली बहुत हल्की होने के कारण तेज आगे बढ़ती है, बंदूक भारी होने से कम पीछे जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 हिस्सा होता है। भार बराबर होता क्या है, तो भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, W बराबर mg, जहां g कम होने से भार कम हो जाता है। द्रव्यमान दोनों जगह समान रहता है, केवल भार बदलता है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर g बराबर होता है वह 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसलिए चंद्रमा पर भार पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्यों के वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान बनाए रखने हेतु। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होती, किस दूरी पर प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 मीटर पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए ध्वनि को जाकर वापस आने में कम से कम 0.1 सेकंड लगना चाहिए। वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड के हिसाब से न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। 10 मीटर की दूरी इससे कम है, अतः प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि द्रव्यमान जो है 3 kg और त्वरण जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बल क्या होगा, बल क्या होगा यह पूछा था। तो न्यूटन का दूसरा नियम यहां लगेगा, बल बराबर F बराबर m इंटू ए होगा, m इंटू ए होगा। यम का मान रखेंगे 3 kg, यम का मान रखेंगे 3 kg और जो है त्वरण का है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 6 न्यूटन की। बल का जो एसआई इकाई है वो है न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यही यहां पर दिया हुआ है। न्यूटन का दूसरा नियम जो है बल बराबर एफ इंटू ए है, मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा 6 न्यूटन और बल की एसआई इकाई जो है न्यूटन होती है। तो दोस्तों ये थे आज की शिफ्ट के जो कि हुआ था आपका 11 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का 11 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का हुआ था। उम्मीद है यह एनालिसिस आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज की वीडियो से प्रश्न है जिसका राइट आंसर आप लोग को बताना है 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना ऐसे ही एग्जाम एनालिसिस और इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।